Welcome to the world of food technocrats. Subscribe and turn the notifications on. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है लेटेस्ट फूड सेफ्टी अपडेट्स 2025। इसका मतलब हम देखेंगे कि 2025 में फूड सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स हैं। ये अपडेट्स इंक्लूड करेगी एफएसएसएआई की अपडेट्स को, कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन सीएसी इसको, और लास्ट में ISO 22000 इसको हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या रिसेंटली अपडेट्स हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में 2024 में भी और 2025 में भी कई सारी अपडेट्स आई हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड अपडेट्स जानना हमें इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज इफ़ यू आर फ्रॉम इंडस्ट्री तो आपको तो ये चीज़ें फॉलो करनी ज़रूरी है, बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपको ये लेटेस्ट चीज़ जाननी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पर आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हाल ही में क्या चीज़ें हुई हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी FSSAI से। आई होप सो आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। इसकी क्या लेटेस्ट अपडेट्स है? देखिए, सबसे पहली और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, दिस इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबल, शॉर्टकट में से FOPNL कहते हैं। ये क्या है? देखिए, FSSAI इस बार इंट्रोड्यूस कर रहा है एक बहुत अच्छी चीज़ को, इसे कहते हैं स्टार रेटिंग सिस्टम। स्टार रेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करेगा जैसे आपने एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग सिस्टम देखा होगा, यानी कि आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आते हैं उनमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार की कैटेगरीज होती है, जिसमें से ये 5 स्टार वाला सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है। इसी तरीके से हमारे फूड को काफ़ी हेल्दी बनाने के लिए FSSAI अब स्टार रेटिंग को इंट्रोड्यूस करेगी। इस स्टार रेटिंग इंट्रोड्यूस में क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पैकेज के एक वार्निंग लोगो लगा होगा जो कंज्यूमर को अवेयर कराएगा इस बात में कि इस फूड में हाई फैट, हाई सॉल्ट या हाई कैलोरीज हैं या नहीं। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें कि ये कुछ कैसा दिखेगा, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें ऐसे बोल्ड में लिखा रहेगा अगर कुछ स्पेशलिटी है उस फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है सोर्स ऑफ फाइबर एंड नो एडेड शुगर। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चीज़ जो अभी तक आपको पैकेट के पीछे देखने को मिलती थी वो अब आगे देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितना फैट है, सैचुरेटेड फैट है या अनसैचुरेटेड फैट है, शुगर है या सॉल्ट है, तो कितनी क्वांटिटी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स होती है और वो कई सारे कलर्स में होती हैं, इसी तरीके से ये सिस्टम भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एनर्जी के लिए बात करें तो इसमें देखिए रेड जब बनेगा तो इसका मतलब इसमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे यहाँ पर सॉल्ट। सिमिलरली जब कोई चीज़ ग्रीन रहेगा तो इसका मतलब वो चीज़ बहुत कम है, और जो ऑरेंजिश रहेगा वो बीच में है, इसका मतलब वो मीडियम रेंज में है। तो लो, हाई और मीडियम को कलर से दर्शाया जाएगा। इसके अलावा देयर विल बी रेफरेंसेस इनटेक्स। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि एक अडल्ट को कितना खाना चाहिए और इस पैकेट में कितना है। देखिए एनर्जी, शुगर, फैट, सैचुरेट सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा उसमें एक वार्निंग सिंबल भी इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि हाई इन कैलोरीज, हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट क्या है आपको पता चल सके। इसके अलावा देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ न्यूट्री स्कोर। न्यूट्री स्कोर में हमें पता चलेगा ABCDE में से किस कैटेगरी में इसमें न्यूट्रिशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें ऐसे न्यूट्रिशन है जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो E कैटेगरी में आ जाएगा, और जो ज़्यादा फायदेमंद है वो A कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि आपको हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने लिखा है कि इसमें 3.5 हेल्थ स्टार है। इसका मतलब 5 से कम है लेकिन 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन एफिशिएंट प्रोडक्ट है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है FSSAI से रिलेटेड, जो कि फ्रंट ऑफ पैकेट पर स्टार रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात करता है।
अब आइए समझते हैं कि ये पूरी दुनिया में इसको लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए एक बहुत अच्छा सा ये मैप है जिसमें हम समझ सकते हैं कि दुनिया की कौन-कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये स्टार रेटिंग सिस्टम ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा है या जहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं इसको इम्प्लीमेंट करने की। देखिए इसमें जो ग्रीन कलर की कंट्रीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर वॉलंटरी पॉलिसीज़ है। इसका मतलब बहुत हद तक मान भी सकते हैं और नहीं भी माना जा सकता, या आप कंपनीज़ के ऊपर छोड़ दिया गया है। जबकि ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, यहाँ पर मैंडेटरी पॉलिसीज़ है। जबकि यहाँ पर आप कनाडा जैसी कंट्रीज़ देख सकते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और जहाँ ये तीनों चीज़ नहीं नज़र आ रही है, यानी कि ये वाले वाइट वाले पोर्शन है, वहाँ पर अभी इससे रिलेटेड ना वॉलंटरी पॉलिसीज़ है ना मैंडेटरी पॉलिसीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया का मैप है, तो हमारे यहाँ भी अभी ऐसा कुछ है नहीं ना, इसी को लाने की बात की जा रही है। अब आते हैं सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो एफएसएसआई की लेटेस्ट अपडेट में से है, और वो ये है वेगन फूड्स के लिए। आपको पता होगा वेगन फूड एक ऐसे टाइप का फूड है जिसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि दे डू नॉट इवन इंक्लूड मिल्क, क्योंकि उनका कहना है कि ये मिल्क एनिमल से आता है, तो वो मिल्क भी कंज्यूम नहीं करते हैं। प्योरली इनकी प्लांट बेस्ड डाइट होती है। तो अब चूंकि वेगन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वेगन फूड्स के लिए कंपनीज मार्केट में आ रही है जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रही है। लेकिन इसकी पहचान कैसे हो सके, कहीं ग्रीन वॉशिंग की तरह ये भी तो नहीं हो जाएगा। इससे प्रिवेंट करने के लिए एफएसएसआई ने मैंडेट किया है कि अब आप वेगन लोगों को यूज़ करेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन सिस्टम जिसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि जो भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को ये कहेंगी कि इट इज़ फ्री फ्रॉम द एनिमल इंग्रेडिएंट्स एंड इट इज़ कम्प्लीटली वेगन, तो उन्हें ये लोगो यूज़ करना पड़ेगा। आप इस लोगो को बहुत ध्यान से देखिए, एक वी शेप है और इसके अंदर एक ये छोटा सा प्लांट है और नीचे से वेगन लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इंडिया में कॉपीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो कभी ये प्लांट यहाँ की जगह इधर मूव करा दिया जाएगा, इधर मूव करा दिया जाएगा, वी को ऊपर कर दिया जाएगा, प्लांट को नीचे कर दिया जाएगा। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस लोगों में पहुंचाएं। इसके अलावा मैंने ये ऐसे ही लगा रखा था आपको बताने के लिए कि वेजिटेरियन के लिए अभी तक ये ग्रीन कलर का एक सर्कल होता है, इसको यूज़ करते हैं, और नॉन वेजिटेरियन फूड्स के लिए जो है ये ब्राउन कलर का ट्रायंगल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को। एफएसएसआई ने कुछ अडल्ट्रेंट्स और कंटामिनेंट्स जो मिल्क में होते हैं अक्सर करके, उनके लिए एक लिमिट तय की गई है, यानी कि पहले की लिमिट को और ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बनाया गया है। फॉर एग्जांपल मिल्क, घी, पनीर, मिल्क पाउडर, ये सब में पाए जाने वाले जो कॉमन अडल्ट्रेंट्स और कंटामिनेंट्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो एफ्लाटॉक्सिन M1 होता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट को अब एफएसएसआई ने चेंज करके 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी कर दिया गया है। इसी तरीके से जो पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू होते हैं वो 0.1 मिलीग्राम पर केजी तक की उनकी टॉलरेंस लिमिट सेट कर दी गई है। इसका मतलब अगर आपका कोई मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट है और उसकी जब आप माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे तो उसमें जो एफ्लाटॉक्सिन आएगा उसका मैक्सिमम लिमिट 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी से कम होना चाहिए। सिमिलरली जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होगा वो 0.01 mg पर केजी से कम होना चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। बहुत सारे लोग आप में से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते होंगे, स्विगी या जोमेटो ऐप का यूज़ करते होंगे, और आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो वेंडर्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो अभी तक एफएसएसएआई का लाइसेंस को डिस्प्ले नहीं करते थे। बट नाउ एफएसएसएआई हैज़ मैंडेट कि आपको उनका एफएसएसएआई का लाइसेंस नंबर और हाइजीन रेटिंग रेस्टोरेंट्स की जो है उन्हें डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको एक एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा हाइजीन रेटिंग मिलेगी जिसमें 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या फिर 5 स्टार है। इस रेटिंग के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो ऑनलाइन शॉप जहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हैं जिस रेस्टोरेंट से, वहाँ हाइजीन कितनी फॉलो की जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज GMP, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एंड GHP, दैट इज गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। इसको कंप्लाई करना ज़रूरी है फॉस्टैग ट्रेनिंग के थ्रू। एफएसएसएआई ने अब मैंडेट कर दिया है कि एटलीस्ट 1 ट्रेंड फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र पर प्राइमिसेस होना ही चाहिए। इसका मतलब आप छोटी सी कंपनी भी अगर खोलेंगे जहां पर आपने 10 to 20 एम्प्लॉयज़ रखा है, तो एटलीस्ट 1 वहां पर फॉस्टैग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लिया हुआ एक सुपरवाइज़र होना चाहिए, जिसे हम फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र कहेंगे। इसके लिए आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं कि फॉस्टैग ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे एफएसआई कराती है।
जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे होंगे, आपकी कंपनी में वहाँ पर ज़रूर ऐसे फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र होंगे जिन्होंने फास्टैग ट्रेनिंग की होगी। और अगर नहीं कराई है तो आप अपनी कंपनी से कहिए कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ को कराए, बिकॉज नाउ एफएसएसआई हैज़ मैंडेटेड इट। अगला हम बात करने जा रहे हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी कि CAC के रिलेटेड अपडेट से। देखिए, सबसे पहली जो अपडेट है वो ये है कि कोडेक्स स्टैंडर्ड जो माइक्रोबायोलॉजिकल है क्राइटेरिया, उसके लिए क्या है। तो देखिए, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स और सैल्मोनेला, ये जो दो पैथोजेंस हैं, ये जो रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, सॉरी, रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स में इनका यूज़ होता है, इसके लिए जो पैरामीटर्स है उसे अभी रिसेंटली कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने अपडेट किया है। यानी कि अब इनका जो प्रेजेंस होगा वो पहले के कंपैरेटिवली और भी कम होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी रिसेंटली इनकी 55 बैठक हुई है 2025 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की, जो कि कंटामिनेंट्स ऑन फूड पर डिस्कशन किया गया है यहाँ पर कि क्या किसके लिए कितना लेवल होना चाहिए। अब कुछ और अपडेट देखते हैं, जैसे कि कोडेक्स कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स जो है CCFA अपडेट्स, उसने क्या अपडेट्स दिए। उसने भी नई लिमिट्स तय कर दी है स्वीटनर्स के लिए, इमल्सीफायर्स के लिए और प्रिजर्वेटिव्स के लिए, ताकि जो हेल्थ बेस्ड रिस्क असेसमेंट है उसके साथ अलाइन किया जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 55th कमेटी की मीटिंग हुई है फूड एडिटिव्स पे, वहीं पर ये सारे डिसीजन लिए गए हैं। इसके अलावा कोडेक्स कोड जो फूड एलर्जन मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि इंडस्ट्रीज़ की हेल्प की जा सके, वो अपने एलर्जेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेबल यूज़ करेंगे उसे मैनेज कर सके। एक और अपडेट है दैट इज़ रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। कोडेक्स जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है फोकस को, ताकि वो AMR को लिमिट कर सके। कैसे? थ्रू कंट्रोलिंग एंटीबायोटिक रेसिड्यूज इन फूड चेन्स। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR होता क्या है? देखिए, जब बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या पैरासाइट्स ये ज़रा भी इफेक्ट नहीं करेंगे, दे आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन्स विच आर डिज़ाइन टू किल देम। आप जब मेडिसिन खाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर अगर किसी भी टाइप का पैथोजन है, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी हो, उसे किल करना होता है। बट नाउ जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो अपना काम ही नहीं कर रही है। क्यों? बिकॉज वो जो पैथोजेंस थे, नाउ दे हैव बिकम resistance to these medicines. This is called antimicrobial resistance. अब लास्ट में कुछ अपडेट हम ISO 22000 2018 से रिलेटेड भी देखेंगे और ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहा है। देखिए, जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है FSMS, उसके लिए ये एक बेंचमार्क तय कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोर स्टैंडर्ड्स हैं, देखिए वो तो अनचेंज रहा है 2024-25 के लिए, कुछ ऐसा खास नहीं ना, लेकिन फिर भी जो फोकस किया गया है वो इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा किया गया है। इसके अलावा जो ISO 9001 है विच इज़ फॉर क्वालिटी, एंड ISO 14001 विच इज़ फॉर एनवायरनमेंट, ये जो सिस्टम है मैनेजमेंट के, इनके साथ इसे इंटीग्रेट किया जाए, बस इसी से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। इसके अलावा अब एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई है ISO 22000 के द्वारा, वो है रिस्क बेस्ड थिंकिंग को और मजबूत बनाया गया। ये इस तरीके से बनाया गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसे फूड सेफ्टी रिस्क के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे कि बिजनेस में कई टाइप के रिस्क आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रोल में, प्रोसेस में, पॉलिसीज, रूल, स्ट्रैटेजीज या एनालिसिस में। ये जो बिजनेस के रिस्क होते हैं, इसको आप फूड सेफ्टी रिस्क के साथ भी इंटीग्रेट कीजिए, एक तो ये कहा गया है। इसके अलावा नाउ मोर एम्फेसिस ऑन गिवन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और इन्हें लिंक करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो मिसलेबलिंग होते हैं या जो कंटामिनेशन होते हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। अब आप जानते हैं कि फूड फ्रॉड जो होता है वो कई तरीक़ों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीलमेंट के थ्रू हो सकता है, कोई चीज़ चोरी की जा सकती है। सब्स्टिट्यूशन की तरह हो सकता है कि जैसे प्रोटीन अगर मिल्क में कम आ रहा तो उसकी जगह पे अरारोट मिला दिया जाता है। इसके अलावा डाइल्यूशन हो सकता है, जैसा कि मिल्क के केस में नॉर्मली हम देखते हैं कि उसमें वाटर को अडल्ट्रेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है, विच मेक्स द मिल्क मोर डाइल्यूट। इसके अलावा कुछ अनअप्रूव्ड इन्हेंसमेंट भी किया जा सकता है उस पर। काउंटरफीट और ग्रे मार्केट भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हमें पता है कि जब हमारे यहाँ फेस्टिवल्स आते हैं उस टाइम पर कितनी ग्रे मार्केट काम करती है और वहाँ पर पनीर और खोआ, मावा, ये सब बेचा जाता है। एंड लास्ट इज मिस लेबलिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि कई बार फूड प्रोडक्ट्स में वो चीज़ें होती ही नहीं ना जो कंपनीज पैकेट्स के बाहर क्लेम करती है।
इसके अलावा हैसअप प्रिंसिपल के साथ अलाइन किया जाए, इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा OPRP दैट इज़ ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम एंड CCP दैट इज़ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स वेरिफिकेशंस जो होते हैं, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल ट्रेसिबिलिटी सिस्टम पर भी वर्क किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल सॉल्यूशन जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसिबिलिटी से लाया जा सके, जिसमें सिंपल सा प्रोडक्ट के ऊपर एक QR कोड रहेगा और कंज्यूमर चाहे तो इस QR कोड को स्कैन करके देख सकता है फ्रॉम फार्म जब पहली बार से निकला होगा टू फोर्क तक आने में ये प्रोडक्ट कैसे आया है, क्या इसने फूड सेफ्टी का पालन किया है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है इस पर। इससे कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ेगा कंपनी के ऊपर और कंपनी भी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा प्रमोट कर पाएगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और स्लाइड लगा रखी है और इसमें मैंने PRP, OPRP एंड CCP के बीच में डिफरेंस बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आइए इसके बीच में बेसिक सा डिफरेंस जल्दी से एक समझ लेते हैं। देखिए, PRP का मतलब होता है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, यानी कि जब आप इंडस्ट्री लगा रहे होंगे पहली बार में, तो उससे उस टाइम पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। जैसे कि एक तो आपको GMP दैट इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना है, GHP गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना है। दीज आर द बेसिक थिंग्स, इसे PRP कहते हैं। OPRP मतलब होता है ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। अब जब आपकी चीज़ें प्लांट ऑपरेशनल हो गया तब आपको क्या करना है, तो देखिए वहाँ पर आपको जो भी हज़ार्ड हो सकते हैं उन्हें एक्सेप्टेबल लेवल तक हटाना है। कैसे हटा सकते हैं आप, या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हटा सकते हैं, कई बार अगर हमें कंकड़ पत्थर दिखता है तो हम उसे हाथ से हटा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी तरीके प्रोसेस और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना, या वूलन के क्लोथ्स लगा देते हैं कई बार कुछ पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। एंड नेक्स्ट आता है आपका CCP दैट इज़ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। यहाँ पर तो आपके जो फिजिकल, केमिकल या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल जो हैज़ार्ड्स होते हैं उन्हें एक्सेप्टेबल लेवल तक रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एक क्रिटिकल लिमिट भी सेट करते हैं और लगातार उसे मॉनिटर किया जाता है कि वहाँ तक की लिमिट होना ही चाहिए। इसके लिए तो हज़ार्ड प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ती PRP के लिए, लेकिन OPRP में ज़रूरत पड़ती है, और CCP के लिए तो पूरा हैसअप का प्लान हमारे पास होता है। इसके अलावा अगर कंट्रोल मेजर की बात करें तो इनमें तो प्रोडक्ट और प्रोसेस स्पेसिफिक होता है, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट यूज़ किया है वैसा ही आपका OPRP और CCP हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिल्क का आपको एग्जांपल दूं, तो मिल्क में जो पास्चराइजेशन का टेम्परेचर होता है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, और पास्चराइजेशन के फ़ौरन बाद जो कूलिंग होता है वो अप टू 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ ऑल्सो अनदर CCP। इसके अलावा लिमिट की बात करें तो मैंने आपको बताया इसमें क्रिटिकल लिमिट होती है। इसमें भी OPRP में एक्शन लिमिट हो सकती है या क्राइटेरिया हो सकता है अलग से। इसमें तो वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन दोनों में पड़ेगी। और इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं, ये तो तीनों में ही वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि फोस्टेक की ट्रेनिंग का कम से कम एक फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमें ओवरऑल ये समझ में आ गया है कि जो FSSAI है उसका प्राइम फोकस कंज्यूमर ट्रांसपेरेंसी पे है। जो कोडेक्स है वो ग्लोबल फूड सेफ्टी हार्मोनाइजेशन को मजबूत करने का काम कर रहा है, और जो ISO 22,000 है वो लगातार रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट को प्रमोट करने का काम कर रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में, FSSAI के एग्ज़ाम में या फूड एनालिस्ट के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़ें, इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप कोई एक प्रोफेशनल है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए अलाइन होती है कि आपको जो QA QC के प्रोटोकॉल्स होते हैं या जो इंटरनल ऑडिट होती है उसके लिए आपको ISO और FSI से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से अवगत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और आपका एक्सपोर्ट क्लियरेंस आपको आसानी से मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, गिव इट ए लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और अदर एंथुजियास्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड एंटरप्रेन्योर्स। और इसकी PDF देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।